नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है वित्त वर्ष। देखिए वित्त वर्ष है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय क्या है? जन्म के समय, देखिए जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है। देखिए लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो जन्म के समय जो है लिंगानुपात कितना हो गया है? 930 हो गया है। कितना हो गया है? 930 हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर ये 2023-24 का लिंगानुपात है कि जन्म के समय जो है लिंगानुपात 930 हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? चर्चा में रहे रिंग ऑफ फायर की घटना, रिंग ऑफ फायर की घटना किससे संबंधित है? ये सूर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य सन से संबंधित है। क्लियर? तो चर्चा में रहे रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? सूर्य से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी जो है कौन करेगा? ये भारत करेगा दोस्तों। कौन करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का जो मेजबानी किया, कौन किया? अमेरिका किया है। ध्यान में रखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन किया था? तो अमेरिका किया था। 2025 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च ऊर्जा को, यह है भारत में स्वच्छ ऊर्जा को होना चाहिए, सर्वोच्च लिख दिया है, स्वच्छ। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये गूगल के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? गूगल के साथ किया है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो है, ये जीआई टैग है, जीआई टैग। क्लियर? तो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो मिला है ये लद्दाख का ये ऊन है। कहाँ का है? पश्मीना ऊन जो है, लद्दाख के पश्मीना ऊन को क्या किया है कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक विभाग में क्या है? डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? डाक विभाग ने हो जाएगा। डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये अमेजन के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन के साथ किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। क्लियर? भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। जबकि डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेजन के साथ किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ये महाराष्ट्र में किया है। कहां किया है? महाराष्ट्र में किया है। बंजारा
बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन जो किया है वो महाराष्ट्र में किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में कर दिया है, विश्व शिक्षक दिवस है ये। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर। भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, जबकि विश्व में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, वो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिक राव को किया है। अजय मानिक राव को किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। अजय मानिक राव खानविलकर। क्या है? अजय मानिक राव खानविलकर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन जो है, इसमें देखिए नाभिकीय विखंडन 2 ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन डाल देगा। क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है, परमाणु बम का सिद्धांत, वो नियंत्रित पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? किस पर आधारित है? तो वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। देखिएगा, बम जब फटता है तो वो नियंत्रित रूप से जो है फैलता है, इसीलिए वो नियंत्रित नहीं रह पाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्लियर हो गया होगा। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी का जो सदस्य होता है एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? एक दूसरे को जो है किस प्रकार पहचानेंगे मधुमक्खी कॉलोनी? तो नृत्य से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य से पहचानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नृत्य से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज माना जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज माना जाता है, किसको माना जाता है? आधुनिक जो मनुष्य है उसका पूर्वज जो है किसको माना जाता है? तो क्रो-मैग्नन। किसको माना जाता है? क्रो-मैग्नन मानुस को माना जाता है। किसको माना जाता है? क्रो-मैग्नन मानुस को माना जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्रो-मैग्नन मानुस हो जाएगा। तो उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं हो। क्लियर। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानुस को माना जाता है। लिख देते हैं, क्रो-मैग्नन। क्लियर। ये क्रो-मैग्नन मानुस है। क्या है? क्लियर। ये आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज माना जाता है ये क्रो-मैग्नन मानुस को माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो कौन सा मिलता है? माँ के जैसा जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो बीज से, कटा तना से, तो बिल्कुल ये दोनों हो जाएगा। बीज से भी मिलता है और तना से भी मिलता है। कटा हुआ तना को देखिएगा आप, जब रोप दीजिएगा तो माँ के भांति ही वो बड़ा होता है, और बीज से भी माँ के भांति ही होता है। क्लियर? तो ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया का व्यास है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया का व्यास जो है, रिफ्लेशिया का व्यास होता है। तो रिफ्लेशिया का व्यास कितना होता है? जबकि रिफ्लेशिया का जो द्रव्यमान होता है वो 8 किलोग्राम होता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है? रिफ्लेशिया है, जिसका व्यास कितना होता है? तो 1 मीटर के लगभग व्यास होता है इसका। कितना होता है? 1 मीटर के लगभग व्यास होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 मीटर। क्लियर? जबकि रिफ्लेशिया का जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, मास वो 8 केजी के लगभग होता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है? रिफ्लेशिया है, जिसका व्यास 1 मीटर का होता है और जिसका वजन जो होता है 8 केजी के होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सभी कथनों पर हम विचार करते हैं। क्लियर? तो पहला कथन है, संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। यह नग्न बीजी पौधा है। यह कौन सा है? नग्न बीजी पौधा है। तो बिल्कुल नग्न बीजी पौधा है ये ऑप्शन सही है। तो संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सिकोया है। यह नग्न जीवी पौधा है। क्लियर? दूसरा है, इकोलिप्टस आतंकवादी वृक्ष है। इकोलिप्टस जो है आतंकवादी वृक्ष के श्रेणी में आता है। यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन में जो है 40% से 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी भी सत्य है। ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है क्या माना जाता है? जड़ को माना जाता है। तो ये तीनों कथन जो है उपयुक्त में से क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया जो नग्न जीवी पौधा है, बिल्कुल सही है। इकोलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष कहते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है, यह भी सत्य है। तो प्रयुक्त में से तीनों कथन सत्य है। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में, देखिए वर्ड लिख दिया है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है? ब्लड इसको कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है? किस ब्लड ग्रुप में क्या है? एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन जो नहीं है वह किस में नहीं है? तो ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है। ओ में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है? तो ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है। जबकि ग्रुप ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन असत्य है? एक एक करके हम लोग देखेंगे और कौन असत्य है इसका पहचान करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिबल विकृति
हुक का नियम है। प्रतिबल विकृति जो होता है, ये देखिए प्रतिबल विकृति लिख दिया है, ये अनुपात समानुपात हो जाएगा। प्रतिबल समानुपात विकृति हुक का नियम कहलाता है। ये बिल्कुल सत्य है। बीच में कर लीजिएगा यहाँ पर प्रतिबल समानुपाती जो होता है वह विकृति के होता है। यही हुक का नियम है। यही क्या है? हुक का नियम है। क्लियर? तो ये भी सत्य है। तो ये उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। तो आर्कियोपटोरिक्स जुरासिक युग का पूरा सर्व पुरातन पक्षी है। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक पाया जाता है। और प्रतिबल समानुपाती विकृति जो है हुक का नियम है। यह तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे प्रति, देखिए ये सवाल पूछ लिया है, न्यूमेरिकल है। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जल रहा है। क्या कर रहा है? 10 घंटा प्रतिदिन जल रहा है और 30 दिनों का बिजली बिल इतना रुपया प्रति यूनिट का खर्च कितना होगा? यानी कि 30 दिन का जो है खर्च पूछा जा रहा है। तो इसका आप लोग क्या करना है? तो यूनिट में निकाल करके उसका रुपया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यूनिट में निकाल करके। तो इसका सवाल है, तो आंसर इसका हो जाता है, कितना हो जाएगा? आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करिएगा तभी आंसर इसका आएगा। 100 वाट का बिजली है का बल्ब है, तो 100 कर दीजिए गुना कितना दिन चल रहा है? 10 घंटे प्रत्येक दिन जल रहा है। कितना दिन जल रहा है? तो 30 दिन तक जल रहा है। क्लियर? कितना दिन? 30 दिन तक चल रहा है, जल रहा है। क्लियर? और कहता है कि 30 दिनों का बिजली बिल इतना रुपया के दर से प्रति यूनिट का खर्च है। तो 1 यूनिट का पहले निकाल लेते हैं। तो इसको 1 यूनिट से गुना कर दीजिए। 1000 से अगर भाग दे दीजिएगा तो ये यूनिट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो क्या को शून्य खत्म हो गया? 3। तो 30, आइए कटा करके 3.50 से जब गुना कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यह जाकर कटा करके जब सॉल्यूशन आ जाएगा, कितना आया? तो 30 आ जाएगा। उसका गुना कर दीजिएगा किससे? 3.50 से गुना कीजिएगा तो वो पूरा खर्च आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 105 रुपया हो जाएगा। क्लियर? ये 30 दिन का खर्च आया। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसी व्यक्ति का लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए फिर से सवाल पूछ लिया है। यदि किसी व्यक्ति का लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका जो फोकस दूरी होगा, तो इसका फिर से सवाल है, एफ बराबर क्या होता है? पावर बराबर फोकस दूरी निकालना है ना, 1/p हो जाएगा पावर। तो 1/2 हो जाएगा। 2 दिया हुआ है, 1/2। क्लियर? ये आपको 100 से गुना इसको कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 100 यानी कि कटेगा 50 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से कटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है।
कार बैटरी में, एक कार बैटरी है, उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघटय के रूप में क्या होता है? तो विद्युत अपघटय के रूप में क्या होता है कार बैटरी में? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ H2SO4। H2SO4 जो है यही सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय के रूप में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थ की पहचान में किस तकनीक का प्रयोग होता है? रंगीन पदार्थों की पहचान में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। किसको यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रंगीन पदार्थ की पहचान में किस तकनीक का प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, देखिएगा दूरदृष्टि दोष छोटा नाम है तो अवतल भी इसमें छोटा पड़ जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। देखिएगा अवतल, उत्तल जो है छोटा नाम है अर्थात छोटा में मिल गया, और निकट दृष्टि दोष जो है वो बड़ा नाम है और उसमें बड़ा लेंस लगेगा। तो अवतल में देखिएगा बड़ा नाम है। क्लियर। तो अवतल लेंस हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक लगाइएगा। तो दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अनुसार क्या क्या संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था 1951 में जोड़ा गया था और वो पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को कब फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दे दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था। ऑप्शन कहीं दिया हुआ नहीं है तो 11 नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर कर दीजिएगा 11 अगस्त 1908 ईस्वी। क्लियर। तो खुदीराम बोस को जो फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था। सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण जो है बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुआ था। खुदीराम बोस जो है किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे? तो बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे और सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण ये गिरफ्तार हुए थे। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे? तो बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे। किसके गाड़ी पर बम फेंकने के क्रम में गिरफ्तार हुए थे? तो सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के लिए में गिरफ्तार हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? देखिए ये अंतिम क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर थे। मूल शंकर जो नाम थे दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था, जबकि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे। क्लियर हो गया होगा। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए। कौन हुए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में हुआ था, शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसी में भाग लिए थे। क्लियर। और वहीं से स्वामी विवेकानंद जो है एक चर्चित व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आए, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखे। पुस्तक में
ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग जैसे पुस्तक लिखे। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में वर्णित है। किसमें वर्णित है? स्वामी विवेकानंद का जो भाषण हुआ था 1893 ईस्वी में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में, उसका जो भाषण का संकलन हुआ है वो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में उनका भाषण संकलित हुआ है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल बना हुआ है वह किसका बना हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद का बना हुआ है। क्लियर? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी के दिन है भारत में युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि भारत राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद के जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? जबकि स्वामी विवेकानंद का मृत्यु जो हो गया था 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गया था। कि कब कब हुआ था? मात्र 39 वर्ष की अवस्था में जो है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु बेलूर मठ में हो गया था। बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है। इन्होंने कई ऐसे कथन अपने वक्तव्य को रखे। उनमें एक कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही उद्देश्य के साथ वह काम करते थे। विवेकानंद के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। विवेकानंद के माता का नाम क्या थे? भुवनेश्वरी देवी, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। जबकि पिताजी विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। जबकि स्वामी विवेकानंद के पिता क्या करते थे? कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे विश्वनाथ दत्त। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक एक चीज हम बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।